होटल राजमहल एपिसोड 60 वंशज। दिव्या और विशाल पीरपुर गांव के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी और कुछ कदम आगे जाकर उन्हें एक हैंडपंप से पानी पीने का ख्याल आया। मैं पानी पी लेता हूं और तुम हैंडपंप चलाना। विशाल ने अपने दोनों हाथों को हैंडपंप के नीचे झुकाकर पानी पीना शुरू कर दिया, लेकिन देखते ही देखते पानी का रंग खून की तरह लाल हो गया और जैसे ही विशाल ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि हैंडपंप कोई और नहीं बल्कि वही औरत चला रही है। उसने एक हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ है जिससे खून लगातार टपकता जा रहा है और उसका दूसरा हाथ हैंडपंप पर है। उस औरत को देखते ही विशाल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, दिव्या! दिव्या! क्या हुआ? मैं तो यहीं इस पेड़ के नीचे बैठी हूं थोड़ी देर, लेकिन तुम्हें भी चैन नहीं है। बोलते बोलते दिव्या की नजर जैसे ही उस औरत पर पड़ी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी विशाल ने दिव्या का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भागने लगे और सीधा बीरपुर गांव जाकर ही सांस ली। विशाल और दिव्या को यूं भागता देखकर बंसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अरे भाग क्यों रहे हो? हम हैं तुम्हारे साथ। तभी मुरली ने भी फुसफुसाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, हम करेंगे तुम्हारी रक्षा, तुम मत डरो। ये सुनते ही विशाल ने गुस्से में कहा, अच्छा अब बड़ी मदद करने के लिए आ रहे हो, तब कहां थे जब वो औरत होटल में हमें आत्मा बनाने की धमकी दे रही थी? बंसी ने कहा, वही तो थे हम दोनों, तुम्हारे अगल बगल। विशाल ने आगे कहा, तो फिर तब कुछ बोले क्यों नहीं? मुरली ने जवाब दिया, हम तुम्हें डरता हुआ देखकर मजे ले रहे थे। इतना कहकर मुरली और बंसी जोर जोर से हंसने लगे। गांव पहुंचकर दिव्या और विशाल ने किसी से ठाकुर सुजान सिंह के घर का रास्ता पूछा और उसके घर पहुंच गए। वो घर बहुत बड़ा है और उसे देखकर साफ पता लग रहा है कि ये गांव के किसी ठाकुर का घर है। घर के बाहर एक बहुत बड़ा आंगन है जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वो दोनों जैसे ही घर के आंगन की तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक कोने में वही औरत एक लंबा घूंघट डाले अपने हाथ में बच्चा लेकर खड़ी है। इस बार वो दोनों सीधा घर के दरवाजे पर पहुंच गए और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। उस औरत को देखकर दिव्या और विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत आज उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है और हर जगह उनके साथ ही चल रही है। इसलिए उन्होंने तुरंत हड़बड़ाहट में जोर जोर से ठाकुर सुजान सिंह के घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अरे कौन है यो बावला जो भरे दिन में दरवाजा पीट रहा है? हाँ हाँ भले मानस, आ रही हूँ, थम जा। अंदर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घर में कोने में खड़ी नंदिनी अचानक से गायब हो गई। विशाल और दिव्या इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें वो कहीं नजर नहीं आई। हाँ भाई, ये काम से? और कौन हो तुम दोनों? उस औरत ने तीखी आवाज में दिव्या और विशाल से पूछा। उस औरत की आवाज सुनते ही दिव्या और विशाल तुरंत उसकी तरफ देखने लगे और मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, हमें ठाकुर सुजान सिंह जी से मिलना था, क्या वो घर पर होंगे? हाँ, वो तो घर पर ही हैं, मगर तुम लोग उसे कैसे जानते हो? जी, हम वो एक इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। आप प्लीज अगर उन्हें बुला देंगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अंदर। उस औरत ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, मैं सुजान ने बुलाकर लाती हूं। दिव्या और विशाल उस कमरे में बैठे सारी चीजों को देखने लगे। तभी एक छोटी 10 साल की बच्ची उनके लिए पानी ले आई। दिव्या ने देखा कि दो और छोटी छोटी 12-13 साल की उम्र की बच्चियां घर के कामों में लगी हुई हैं। अरे छोरी, हाथ ढंग से चला और ठीक से साफ कर सारे फर्श ने। महारा लाड़े सर, इस गीले फर्श पर चलते हुए फिसला तो मैं थारी टांगे तोड़ दूंगी। उस औरत ने एक 13 साल की बच्ची को डांटते हुए कहा, जी दादी सा, मैं अभी सब कुछ कर देती हूँ। तभी कुछ 5 साल की उम्र का एक लड़का वहां आया और उस लड़की की चोटी
खींचकर भाग गया। आ उस लड़की ने तुरंत अपने बाल पकड़े और अपनी दादी से शिकायत करते हुए कहा, दादी साहब, आपने देखा ना कि आज भी पहले उसी ने मुझे परेशान किया। अरे तो क्या हो गया छोरी, थारा छोटा भाई है, उसके जो मन में आएगा वो वही करेगा। वैसे भी वो हमारे कुल का दीपक है और इस घर में सब लोग उसकी बात मानेंगे। और खबरदार, जो किसी ने भी उससे कुछ कहा तो समझ गई। इस बुढ़िया को तो मैं। दिव्या ने उठकर कुछ बोलने की कोशिश की, मगर विशाल ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करवा दिया। अभी नहीं। दिव्या और विशाल को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुजान सिंह से मिलने से पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिसकी वजह से उनका सारा प्लान फेल हो जाए। तभी उनकी नजर कमरे की टेबल पर रखे हुए एक फोटो पर पड़ी। फोटो में 3 प्यारी प्यारी बच्चियों के साथ नंदिनी और सुजान सिंह खड़े हुए हैं। दिव्या उठकर उस टेबल के पास गई और अपने हाथ में वो फोटो उठाकर ध्यान से देखने लगी। यो हमारी पहली लुगाई नंदिनी से। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आई। दिव्या और विशाल ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो वहां पर सुजान सिंह खड़ा है। उसने अपने सर पर वही लाल रंग की पगड़ी बांधी हुई है और कुर्ता धोती पहने हुए हैं। पहली बीवी? उसकी बात सुनकर दिव्या और विशाल दोनों काफी हैरान रह गए। हाँ, पहली बीवी। इसे मरे हुए काफी साल गुजर गए। अब इसके मरने के बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेले थोड़ी ना बिताता। पहले ये बताओ तुम लोग हो कौन? दिव्या कुछ बोलने लगी, लेकिन उसे रोकते हुए विशाल ने कहा, सर, हम एक इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। हमारे पास ऐसे प्लान हैं जिससे आपके बच्चों को आगे की पढ़ाई में बहुत फायदा मिलेगा। ये सुनकर सुजान सिंह ने कहा, अच्छा अच्छा, आप मारे को मेरे छोरे के लिए बताओ। छोरियां तो पढ़कर क्या करेंगी, उन्हें तो घर का चूल्हा चौका ही संभालना है। इतना कहते ही उसने अंदर किसी को आवाज लगाई, रे बेंदड़ी, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तो लेकर आ। उसके कुछ ही देर में एक कम उम्र की बेहद खूबसूरत औरत अपने सर पर पल्लू लिए हाथ में चाय की ट्रे पकड़े कमरे में आ गई। यो है हमारी दूसरी लुगाई भावना। हमारी पहली लुगाई तो हमारे माँ बाबू सा को एक पोता तक ना दे पाई, और इसने आते ही हमारा सारा घर संभाल लिया और शादी के 1 साल के भीतर भीतर हमारे को हमारा वंश चलाने के लिए कुल दीपक भी दे दिया। उसने बाहर खेलते हुए एक छोटे बच्चे की तरफ इशारा किया, जो अभी भी कभी उन लड़कियों को मार रहा है तो कभी उनके बाल खींचकर उन्हें परेशान कर रहा है। मगर सुजान सिंह उसे डांटना तो दूर, उसकी इस हरकत पर प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। आखिर में दिव्या ये सब देखकर खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने गुस्से में सुजान सिंह से कहा, कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? आज के वक्त पर बेटे और बेटियां एक बराबर होते हैं। अपने खुद के बच्चों में आप इस तरह से फर्क कैसे कर सकते हैं? अरे मैडम जी, छोरा छोरी में फर्क होता है, तभी तो दुनिया उनमें फर्क करती है। मैं आप लोगों जितना पढ़ा लिखा तो ना हूं, लेकिन इतना तो कोई भी बता सकता है कि घर का दीपक सिर्फ छोरा ही होता है। आदमी का नाम और इज्जत सिर्फ उसके बेटे से चलती है, बेटियों से ना। मैं तो अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजूंगा और एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। और वैसे भी छोरियां तो घर का चूल्हा चौका संभालने के लिए ही होती है, पढ़ लिख कर घर तो छोरे ही चलावे हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज के वक्त में लड़कियां भी डॉक्टर और इंजीनियर बनकर नाम कमा रही हैं। आज वो भी अपने माँ बाप का ध्यान पूरी तरह से रखते हैं और समाज में सुधार लाती हैं। विशाल ने भी सुजान सिंह को समझाने की कोशिश की। उनकी ये नसीहतें सुनकर सुजान सिंह काफी नाराज हो गया और उसने उन लोगों से कहा, तुम लोग जिस काम के लिए आए थे वो करो और निकलो हमारे घर से। ये सुनते ही विशाल ने सुजान सिंह की आंखों में देखते हुए पूछा, ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि हम किस काम से आए हैं। ये सुनकर सुजान सिंह हैरान नजरों से उनकी ओर देखता है। मतबल, विशाल ने आगे कहा, दरअसल हम आपको होटल राजमहल बुलाने के लिए आए हैं। होटल राजमहल? लेकिन वो तो 7 साल पहले ही जलकर राख हो गया था। होटल राजमहल का नाम सुनते ही
सुजान सिंह के माथे पर पसीना आ गया। हाँ, वो जल गया था, लेकिन अब उसे दोबारा खड़ा किया गया है, इसीलिए हम लोग आपको भी इनवाइट करने के लिए आए हैं। दिव्या ने जवाब दिया। लेकिन मैं वहां पर क्यों आऊं? मेरे पास इतना बखत नहीं है कि मैं ऐसे ही इधर उधर होटलों में घूमता रहूं। लेकिन वहां पर आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है, क्या आप उससे भी मिलना नहीं चाहते? विशाल ने सुजान सिंह से पूछा। ये सुनते ही सुजान सिंह गुस्से में खड़े होते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है छोरे? नंदिनी को तो मरे हुए 7 साल बीत गए, तभी तो मैंने ये दूसरी शादी की है। महाराज पागल मत बनाओ और चलो अब निकलो यहां से। नंदिनी अपने आप नहीं मरी थी, बल्कि आपने उसका खून किया था। दिव्या ने गुस्से में सुजान सिंह से कहा। मन ने उसका खून किया था? तुम लोगों से ये सब किसने कहा? अरे वो तो होटल की आग में जलकर मर गई थी। हमारा तो झगड़ा हुआ था। मन ने उसे कितना समझाया, लेकिन वो हमारी बात सुन ही नहीं रही थी। मने तो खबर भी ना थी कि वहां पर आग लगने वाली है, नहीं तो मैं उसे वहां पर क्यों छोड़ता? मन ने किसी का कोई खून वून नहीं किया। सुजान सिंह ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि उसके चेहरे की घबराहट दिव्या और विशाल देख ना पाए। हमें सब कुछ अच्छे से पता है कि उस रात वहां पर क्या हुआ था और क्या नहीं, और हमारे पास इस बात का सबूत भी है कि तुमने ही अपनी बीवी का खून किया है। हमें अच्छे से पता है कि तुम अपनी बीवी को जबरदस्ती अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर कर रहे थे। अगर तुम आज रात 11 बजे होटल राजमहल नहीं आए तो हम वो सारे सबूत पुलिस को दे देंगे। इसके बाद तुम्हारी ये नई बीवी तुम्हारे पास रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। विशाल ने सुजान सिंह को डराते हुए कहा। लेकिन मैंने कुछ। इससे पहले कि सुजान सिंह अपनी बात पूरी कर पाता, विशाल ने आगे कहा, तुम्हारे पास सोचने के लिए आज का पूरा दिन है। अगर तुम आज रात होटल राजमहल नहीं आए तो कल वो सारे सबूत पुलिस के पास होंगे। और इतना कहकर दिव्या और विशाल वहां से बाहर निकल आए, मगर सुजान सिंह हक्का पक्का होकर वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन लोगों के पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे यह साबित हो सकता है कि नंदिनी का खून उसी ने किया है। सुजान सिंह को धमकाने और डराने के बाद दिव्या और विशाल उस घर से निकलकर बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने इधर उधर देखा, मगर वो औरत उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आई। अब सूरज ढलने लगा है और अब उन्हें घर पहुंचते पहुंचते देर रात हो जाएगी, इसलिए उन दोनों ने देर किए बिना बस पकड़ी और उसमें बैठकर निकल गए। उस बस में ज्यादा भीड़ नहीं है और ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा सिर्फ 1-2 लोग बैठे हुए हैं। कुछ घंटों के बाद दिव्या ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और विशाल से कहा, विशाल, रात के 11 बजने वाले हैं। विशाल ने भी टाइम देखने के बाद दिव्या की तरफ देखा और धीरे से अपना सर हिलाया। उन दोनों ने तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। कुछ ही देर में उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनका सर घूमने लगा हो और उनकी नजर धुंधली हो गई हो। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी और जब उन्होंने आंखें खोली तब वो दोनों अपने आप होटल राजमहल के अंदर मौजूद हैं। पूरा होटल राजमहल सुनसान पड़ा है, यहां तक कि वहां पर इतना सन्नाटा है कि वो लोग अपनी सांसों की आवाज सुन पा रहे हैं। आज यहां सब कुछ इतना शांत कैसे है? दिव्या ने विशाल की तरफ देखते हुए पूछा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। विशाल और दिव्या दोनों अंदर चले गए, लेकिन पूरे होटल में पसरा हुआ यह सन्नाटा उन्हें अंदर से खा रहा है। अभी वो लोग ठीक से पूरे हालात को समझ भी नहीं पाए हैं कि तभी अचानक से एक तेज ठंडी हवा उनको महसूस हुई। पूरे होटल राजमहल में तेज हवाएं चलने लगी और दरवाजे और खिड़कियों की धाड़ धाड़ आवाजें उनके कानों को चीरती हुई उनकी रूह तक पहुंचने लगी। वो दोनों घबराकर इधर उधर देखने लगे, मगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसी वक्त उन्होंने देखा कि होटल की लिफ्ट काफी तेजी से नीचे की तरफ उतर रही है। उसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर गए
और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विशाल, इसके अंदर कौन है? कौन है जो यहां हमारे पास आ रहा है? दिव्या ने घबराते हुए तुरंत विशाल का हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार विशाल के पास भी दिव्या को समझाने के लिए कोई जवाब नहीं है। उसे भी नहीं पता कि इस लिफ्ट के अंदर से कौन बाहर निकलेगा और वो उन लोगों से क्या चाहता है। तभी वो लिफ्ट एक तेज आवाज के साथ नीचे आकर रुक गई और धड़ाक की आवाज के साथ उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। दिव्या और विशाल ने देखा कि लिफ्ट के अंदर से वही औरत अपने सर पर पल्लू लिए, अपने हाथ में वो आधा बिना चमड़ी का बच्चा लिए बाहर आ रही है। कहाँ है मेरा कातिल? कहाँ है वो? वो होटल में तेज चलती हुई हवाओं के बीच गरजती हुई लिफ्ट से बाहर निकली और सबसे पहले दिव्या और विशाल से सवाल किया। ये सुनते ही विशाल ने कांपती आवाज के साथ कहा, बंसी, मुरली, कहां हो तुम दोनों? लेकिन बंसी और मुरली उस वक्त वहां है ही नहीं। ये देखकर विशाल की सांस सूख जाती है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या सुजान सिंह होटल राजमहल आएगा या आज विशाल और दिव्या का खेल खत्म हो जाएगा?